हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे यूजीसी नेट, सेकेंड पेपर लॉ और उसके साथ जुडिशरी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जहां पे लॉ पूछा जा रहा है उन सभी की तैयारी की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारे साई लॉ ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे गूगल मीट पे प्रतिदिन 10 बजे कॉन्टेक्ट की क्लास चल रही है। तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए जुरिस्प्रूडेंस को जब हमने कल एक लेक्चर लिया, उस लेक्चर को आपने देखा और हमने वहाँ पे बात की कि विधिशास्त्र की परिभाषा, और विधिशास्त्र की परिभाषा के साथ हमने देखा कि विधिशास्त्र की उत्पत्ति किस देश से हुई और विधिशास्त्र कौन से वो शब्द से मिलकर बना है, वो लैटिन शब्द से मिलकर बना, उसके बारे में बात किया। और हमने देखा कि विधिशास्त्र जो है वो विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है और क्रमबद्ध ज्ञान को बहुत सारे विधिशास्त्रियों ने अपनी अपने तर्क और विवेक के अनुसार विधिशास्त्र को परिभाषित करने का काम किया। तो आज जो हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे विधिशास्त्र से यूजीसी नेट और हमारी जुडिशरी की परीक्षा में जो क्वेश्चन बन के आता है कि एक सिद्धांत आपसे पूछा जाएगा और उस सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम पूछा जाता है। तो इस पे हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि विधिशास्त्र को बहुत सारे विधिशास्त्रियों ने उसके खंडों में बांटा है, यानी उसके भाग पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। तो विधिशास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं जो पहला हमारा सिद्धांत है कि वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किस विधिशास्त्री ने दिया, यानी किसने इसका प्रतिपादन किया या किस विधिशास्त्री ने इसका जो है प्रतिपादन किया और या इसका जनक कौन सा है। तो आप देखते हैं कि वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत अरस्तु महोदय ने दिया। और जब ये वितरणात्मक न्याय की बात करते हो तो हमारे संविधान की जो उद्देशिका आप देखते हो तो उद्देशिका में कहीं ना कहीं आपने दो शब्दों की बात देखी होगी। वहां पे जो एक तो हमारे पास वहां पे देखा है कि सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, आर्थिक बात की जा रही है और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। तो हमें देखना है कि जो वितरणात्मक न्याय है, एक तो उद्देशिका में बात की गई है, आप देख रहे हैं वहां पे सामाजिक न्याय, दूसरा आप वहां पे देख रहे हैं राजनीतिक न्याय, फिर आप वहां पे देखते हैं आर्थिक न्याय। यानी कि वहां पे जब आपकी बात की जाती है वितरणात्मक न्याय की, हमारे संविधान की उद्देशिका में 3 न्यायों की बात की जाती है। वहां पे अगर आपका क्रम देखा जाता है तो पहले वहां पे क्रम सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, फिर आर्थिक न्याय की बात की जा रही है, उसके बाद आपकी बात जो है राजनीतिक न्याय की बात की जा रही है। तो एक ये आपको क्रम याद रखना है। फिर आप देखते हैं कि वितरणात्मक न्याय को जो अरस्तु महोदय ने दिया, अरस्तु महोदय हमारे जो विधिशास्त्री हैं वो हमारे प्राकृतिक विचारधारा के विधिशास्त्री हैं। और प्राकृतिक विचारधारा के साथ हम यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि अरस्तु प्राकृतिक विचारधारा के विधिशास्त्री है और इन्होंने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और ये सिद्धांत जो हमारे संविधान की उद्देशिका में इसको समाहित किया गया है 3 न्याय के रूप में वहां पे हम देखते हैं। और उसके साथ हमारे संविधान के डीपीएसपी में, यानी कि डीपीएसपी में हम वहां पे देखते हैं कि आर्टिकल 38 में भी अरस्तु के वितरणात्मक न्याय को देखते हैं। वहां पे भी बात की जाती है कि किस तरीके से हमारे जो आर्थिक संसाधन होगा उसका वितरण किया जाएगा। आपने ये देखा। और अरस्तु से एक जो क्वेश्चन और बन के आता है, कल आपने देखी होगी परिभाषा कि अरस्तु ने कहा था कि विधिशास्त्र जो है एक तरीके से आपने देखा था वहां पे कि अरस्तु ने बात की थी मुक्त दर्शन की, यानी कि उन्होंने कहा कि मुक्त दर्शन के रूप में विधिशास्त्र को परिभाषित किया। ये आपने मुक्त दर्शन का एक तर्क मात्र है विधिशास्त्र, ये अरस्तु से आपने देखा। और अरस्तु से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु से पहले प्राकृतिक विचारधारा में कौन से ऐसे विधिशास्त्री हुए। तो आप देखते हैं कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, यानी सबसे पहले प्राकृतिक विचारधारा में सुकरात आए और सुकरात के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के बाद जो आए वो अरस्तु आए। ये आप प्राकृतिक विचारधारा के प्रथम कालखंड में
देखते हैं। तो ये भी सीरियल आपका वहां से पूछा जाता। तो एक आपका ये क्वेश्चन जो वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है, ये अरस्तु ने प्रतिपादित किया, और इसकी बात उद्देशिका में प्राकृत जो बात की जा रही है आर्थिक न्याय की, सामाजिक न्याय की और राजनीतिक न्याय की, उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में आप वितरणात्मक न्याय को देखते हैं। अगला आपका जो सिद्धांत है वो दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत है। यानी दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत किस विशास्त्री ने दिया? तो आप देखते हैं कि वो पोप ग्लेशियर ने दिया। पोप ग्लेशियर ने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो राज्य और उस समय जो पादरी वर्ग था, दो वर्ग थे, एक तो राज्य, दूसरा पादरी वर्ग। राज्य कहता था कि हम अपने मामलों में संप्रभु हैं, लेकिन जो पादरी वर्ग कहता था कि हम कहीं ना कहीं किसी भी देश या समाज के सबसे सर्वोच्च संस्था है। और इस तरीके से दोनों बीच के मतों में मतभेद हुआ, और मतभेद को निवारण करने के लिए पोप ग्लेशियर ने उस समय एक जो सिद्धांत दिया कि दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। और इनका यह सिद्धांत कहता था कि राज्य अपने जो संप्रभु जितने भी काम हैं जो राज्य से संबंधित हैं, यानी किसी देश के विकास से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, तो वो काम कहीं ना कहीं हम देखते थे कि वो बताते थे कि उसका काम है राज्य के संप्रभु का, यानी कि उस समय जो राजा होते थे या यहाँ पे प्रजातंत्र था, तो प्रजातंत्र में जो व्यक्ति चुन के आता था, सर्वोच्च होता था, उस व्यक्ति का काम है। और जो पोप थे, यानी कि जो उस समय पादरी लोग थे, उनका काम था कि धार्मिक मामलों में वो संप्रभु होंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत पोप ग्लेशियर ने दिया। आपको पता है कि संतुलन कहीं ना कहीं, इसको अगर ट्रिक से रूप में आप याद करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर हैं कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी का संतुलन बनाते हैं, तो इस तरीके से आप एक ट्रिक के माध्यम से भी इस सिद्धांत को याद कर सकते हैं अगर आप भूल रहे हैं। दूसरा आप देखते हैं कि समादेश का सिद्धांत, यानी कि समादेश का सिद्धांत किस वित्त शास्त्री ने दिया? ये आपसे क्वेश्चन 101% हर बार किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो समादेश का सिद्धांत प्रथम दृष्टि से, यानी प्रथम दृष्टिया सबसे पहले अगर प्रथम बार इस समादेश शब्द का प्रयोग किया था तो जर्नी बेंथम ने किया था। आपको पता होगा कि जर्नी बेंथम जो हमारे एनालिटिकल स्कूल के विधिशास्त्री हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले समादेश शब्द का प्रयोग किया था, और इन्हीं से समादेश शब्द को लेकर आइंस्टीन ने इसकी व्यापक परिभाषा की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समादेश का सिद्धांत किसने दिया प्रथम बार, तो आपको टिक करना है कि बेंथम महोदय ने दिया। और अगर व्यापक अर्थों में पूछा जा रहा है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि समादेश का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वित्तशास्त्री ने किया या कि इसके जनक कौन है, तो आपको आइंस्टीन टिक करना है। आपको पता होना चाहिए कि विश्लेषणात्मक विचारधारा के हमेशा भी शास्त्रियों से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। और एक आपका जो सीरियल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कि सबसे पहले उसमें किस विशास्त्री को हम पहले माने और अंतिम रूप में देखें। तो सबसे पहले आप वहां पे याद करते हैं कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, विश्लेषणात्मक विचारधारा में सबसे पहले आप वहां पे बेंथम को देखते हैं, फिर आप आइंस्टीन को देखते हैं, फिर आप देखते हैं वहां पे कि केल्सन महोदय आते हैं, फिर उसके बाद एच.एल. हार्ट महोदय आते हैं। यानी कि जो भी हम वित्तशास्त्री को पढ़ेंगे उस वित्तशास्त्री को देखेंगे और इस बात को कहीं ना कहीं याद करने की कोशिश करेंगे कि जो वित्तशास्त्री है उस कौन सा वित्तशास्त्री किस विचारधारा से संबंधित है। और संबंधित होने के साथ हम इस बात को भी देखेंगे कि उनका क्रम क्या था। तो बेंथम को आपने देख लिया, फिर आइंस्टीन को देखा, फिर आपने केल्सन महोदय को देखा, फिर एच.एल. हार्ट महोदय आए। तो अगर इनका क्रम देखा जाएगा और इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन किसका गुरु था, तो बेंथम जो थे आइंस्टीन के गुरु थे। और उसके बाद आप देखते हैं आइंस्टीन के बाद केल्सन महोदय आए, यानी कि केल्सन महोदय जो थे वो जो एक तरीके से उसके बाद एच.एल. हार्ट आए। तो एच.एल. हार्ट महोदय यानी कि बेंथम के जो शिष्य थे आइंस्टीन थे, आइंस्टीन के शिष्य केल्सन थे और केल्सन के शिष्य एच.एल. हार्ट थे। तो आपको ये क्रम याद करना है और कौन किसका गुरु था कौन किसका चेला था आपको देखना होगा कि बेंथम, आइंस्टीन, केल्सन और एच.एल. हार्ट, एक सीरियल आपको याद करना है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि समादेश का सिद्धांत किस वित्तशास्त्री ने दिया, तो समादेश का सिद्धांत प्रथम बार समादेश शब्द का प्रयोग बेंथम ने किया। और व्यापक अर्थ में अगर किसी ने प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को तो आइंस्टीन ने किया। बेंथम से क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल लॉ में बनता है
कि बेंथम ने सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय शब्द का भी प्रयोग किया था। फिर आप आते हैं कि विधि की शुद्ध या विशुद्ध सिद्धांत किसने दिया, यानी कि विशुद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से भी शास्त्री हैं, तब आपको वहां पे बताना होगा कि हेल्स कैंसर महोदय विशुद्ध विधि सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और ये भी अभी आपने पढ़ा कि केल्सन महोदय ये आइंस्टीन के चेले थे, यानी कि इनके गुरु आइंस्टीन थे, और इन्होंने ही विशुद्ध विधि का सिद्धांत दिया। या इन्होंने ये, अगर पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन कि जो केल्सन महोदय थे किस विचारधारा से संबंधित थे, तो ये वियना विचारधारा से थे, और इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत या विशुद्ध सिद्धांत दिया। अब मूल मानक के रूप में अगर आप देखते हैं, इन्होंने बताया था कि कोई जितनी भी विधियां हैं उन विधियों में से एक ऐसी विधियों का एक सर्वोच्च कानून होता है जो उसका मूल मानक होता है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी विधियां हैं, उन सारी विधियां, जितनी भी विधियां हैं उनकी अधीनस्थ अगर आप कोई विधि को देखते हैं, तब वहां पे आप देखते हैं कि भारतीय संविधान उन सभी विधियों से सुप्रीम लॉ है और उनके सारे अधीनस्थ जितनी भी विधियां हैं। तो हमारे यहां अगर देखा जाए तो मूल मानक के रूप में हमारा संविधान है, और उसके अधीन जितने भी कानून हैं कहीं ना कहीं उसके अधीनस्थ कानून कहलाते हैं। तो मूल मानक का सिद्धांत केल्सन महोदय ने दिया। ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के भी शास्त्री थे, ये आइंस्टीन के चेले थे, और इन्होंने वियना विचारधारा के ये थे, और इन्होंने मूल मानक का सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, अगला सिद्धांत है उपयोगितावाद का सिद्धांत, यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये बेंथम महोदय ने प्रतिपादित किया। बेंथम महोदय के बारे में आपने देखा कि अंतरराष्ट्रीय शब्द का प्रथम बार इन्होंने प्रयोग किया था, और ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के प्रथम भी शास्त्री थे, ये भी आपने देख लिया। फिर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सुख दुख का सिद्धांत भी दिया बेंथम महोदय ने, और इन्होंने डार्क लॉ की भी थ्योरी प्रतिपादित की। यानी बेंथम महोदय से आपको देखना है कि उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रतिपादक थे, ये सुख दुख सिद्धांत के प्रतिपादक थे, और ये डार्क लॉ का भी इन्होंने थ्योरी दिया। जो डार्क लॉ इन्होंने दिया था सिद्धांत, ये आपका न्यायिक पूर्ण निर्णय से संबंधित है, यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट से ये संबंधित है। वहां इन्होंने बोला था कि जो न्यायाधीश जो विधि जो निर्मित करता है, कहीं ना कहीं वो कुत्तों की विधि है, कहीं ना कहीं न्यायाधीश जो पीछे के डोर से कानून का निर्माण करता है, कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो डार्क लॉ से संबंधित था। ये सिद्धांत आपके हो गए। फिर आप देखते हैं कि अगला जो सिद्धांत आपका है परिस्थिति से संविदा की ओर, और परिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत, यानी कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत सर हेनरी मैन ने दिया। हेनरी मैन के बारे में आपको याद रखना होगा कि हेनरी मैन ने ही विधि का तुलनात्मक सर्वप्रथम अध्ययन किया, यानी कि इन्होंने विधि के तुलनात्मक अध्ययन किया, और इन्होंने ये सिद्धांत दिया परिस्थिति से संविदा की ओर। इन्होंने बताया कि पहले व्यक्ति की एक स्थिति होती है, फिर कोई ना कोई वो कांटेक्ट करता है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया हेनरी मैन ने परिस्थिति से संविदा की ओर। फिर आपको देखते हैं कि इन्होंने विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया, और इन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा, एक स्थिर समाज, एक प्रगतिशील समाज। यानी हेनरी मैन से आपको क्वेश्चन तैयार करना है कि परिस्थिति से संविदा की ओर, यानी कि स्टेटस टू कॉन्टेक्स्ट का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। उसके साथ आपने देखा कि हेनरी मैन ने बताया था कि समाज के दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग स्थिर समाज होता है, दूसरा वर्ग जो आपका होता है वो बताया उन्होंने कि समाज का प्रगतिशील समाज। फिर इन्होंने बताया विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो यहां पे इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि इन्होंने कौन सी विधि का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया। आप सभी कमेंट बॉक्स में इस बात को लिखना कि इन्होंने जब तुलनात्मक विधि का अध्ययन किया तो ऐसी कौन सी विधि थी जिसका इन्होंने तुलनात्मक विधि के अध्ययन के रूप में नहीं किया। ये सभी आपसे ये क्वेश्चन का हम आंसर कमेंट बॉक्स में देखेंगे। और फिर अगला आपके पास सिद्धांत है सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत, यानी सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत या सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत या इंजीनियरिंग सिद्धांत के रूप में भी आपसे पूछा जाएगा कि किस भी शास्त्री ने दिया, तो वो रास्को पाउंड ने दिया। और रास्को पाउंड ने ये सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। और रास्को पाउंड को आपको ये भी याद रखना है कि ये हमारी सोशलिस्ट स्कूल से संबंधित थे, यानी समाजशास्त्री विश्व शाखा से ये संबंधित थे। ये आपका एक सिद्धांत हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है सामाजिक समयिकता का सिद्धांत,
सामाजिक समझता का सिद्धांत या पारस्परिक अन्योन्य आश्रितता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये डिग्बी महोदय ने दिया। यानी सामाजिक समयिकता आए या सामाजिक अन्योन्य आश्रितता आए तो कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत है डिग्बी महोदय ने दिया। सबसे बड़ी समस्या इसलिए आती है जितने भी यूजीसी नेट के पेपर में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो हिंदी के वर्ड हैं वो आप पढ़ के कुछ और जाते हैं और वहां पे दिखते कोई और शब्द हैं, तब आपको वहां पे समस्या आती है। तो इसीलिए हमने जितने भी तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछा गया हिंदी के वर्ड से वो सारे आपको सिद्धांत के रूप में बता रहा हूं। फिर आपने देखा कि विधि और नैतिकता की व्यापक व्याख्या किसने की, या नीति विधि और नैतिकता की व्याख्या किसने की? तो आपको पता है कि एच एल हार्ट ने की। अभी आपने देखा कि एच एल हार्ट के बारे में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक लिखी है, आप इसको याद करने की ट्रिक से देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, यानी कि इनकी जो पुस्तक है एच एल हार्ट महोदय ने कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ दी। और ये विश्लेषणात्मक विचारधारा के भी शास्त्री थे, ये भी आपको पता है। और इनके जो गुरु थे वो किल्सन महोदय थे, ये आपका हो गया। फिर आप अगला सिद्धांत देखते हैं हितों का सिद्धांत। हितों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? और सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये इहरिंग महोदय ने की थी। इहरिंग महोदय ने हितों का सिद्धांत और सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। फिर अगला आपके पास सिद्धांत जो है वो है जीवित विधि का सिद्धांत। जीवित विधि का सिद्धांत किसने दिया? तो जीवित विधि का सिद्धांत एहरलिच महोदय ने दिया था। जीवित विधि का सिद्धांत एहरलिच महोदय ने दिया था। फिर अगला सिद्धांत आपका है लोक चेतना का सिद्धांत। लोक चेतना का सिद्धांत आप सभी को पता है कि ये सेवनी महोदय ने दिया, और सेवनी महोदय को ऐतिहासिक विचारधारा का जनक भी कहा जाता है। ऐतिहासिक विचारधारा के जनक के रूप में सेवनी महोदय को देखा जाता है, और ये जर्मनी के निवासी थे। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सेवनी महोदय कहाँ के निवासी थे? ये जर्मनी के निवासी थे। इन्होंने लोक चेतना का सिद्धांत देखा था। इन्होंने विधि को जो देखा था कहीं ना कहीं वो इतिहास के पन्नों में देखा था, और इन्होंने बताया था कि विधि बनाई नहीं जाती है, विधि पाई जाती है। जबकि जो ऐतिहासिक विचारधारा के विपरीत विचारधारा थी आपकी विश्लेषणात्मक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विचारधारा में बताया जा रहा था कि विधि बनाई जाती है, विधि पाई नहीं जाती है। इसी तरीके से उसके विरोध में इन्होंने बोला था कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है। कहीं ना कहीं इन्होंने देखा रूढ़ि और प्रथा को, कहीं ना कहीं ये समर्थन करते थे और ये कहते थे कि कहीं ना कहीं विधि हमारे समाज में पाई जाती है, और वो पाई जाने के कारण कहीं ना कहीं लोगों की चेतना में चलती रहती है। इसी के संदर्भ में उन्होंने लोक चेतना का सिद्धांत दिया। और फिर अगला जो आपका सिद्धांत है वो घोषणात्मक सिद्धांत है। घोषणात्मक सिद्धांत ब्लैकस्टोन ने दिया, और ये घोषणात्मक सिद्धांत आपका जो संबंधित है वो आपका न्यायपूर्ण निर्णय से संबंधित है। और न्यायपूर्ण निर्णय में ब्लैकस्टोन महोदय ने घोषणात्मक सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि न्यायाधीश विधि का निर्माता नहीं होता है, केवल और केवल वो विधि की घोषणा करता है। आप यहाँ पे जो सिद्धांत है आपको आगे एक एक सिद्धांत की व्याख्या के साथ बताया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे सारे सिद्धांत एक साथ, जितने भी जो रेफरेंस में आज तक क्वेश्चन बने हैं, जितने बढ़ने वाले हैं, वो सारे एक साथ सिद्धांत बताए जा रहे हैं। फिर आपने देखा कि दंड के 5 जो सिद्धांत हैं वो किसने दिया? तो दंड के 5 सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे हमारे सामंत महोदय थे, और इन्होंने समवर्ती कब्जे का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी कि आपने देखा था जूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने नागरिक विधि के विज्ञान के रूप में विधिशास्त्र को परिभाषित किया। सामंत महोदय थे जिन्होंने दंड के 5 प्रकारों का सिद्धांत दिया, और इन्होंने समवर्ती कब्जे का भी सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सामंत महोदय से आप इतना अभी फिलहाल इतना याद करना है आपको। फिर आप देखते हैं कि प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत, यानी प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत किस विधिशास्त्री ने दिया? ये क्वेश्चन पूछा गया, और मान के चलिए जब क्वेश्चन आया हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे थे ये सभी गलत करके आए थे, और ये 2 बार आपसे यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है कि प्राकृतिक विधि परिवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत किस विधिशास्त्री ने दिया? तो ये स्टेबलर महोदय ने दिया था। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। कहीं ना कहीं आप सारे सिद्धांतों को जान रहे होंगे, लेकिन प्राकृतिक विधि का परिवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत किसने दिया ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करने वाला है, और इसको याद करना है कि स्टेबलर महोदय ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फिर आपने देखा कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने दिया?
यानी कि ऐसा कौन सा विशास्त्री है जिसने सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया? तो ग्रोशियस महोदय ने दिया। ग्रोशियस महोदय ने सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया। उसके साथ आप देख रहे हैं कि ग्रोशियस महोदय ही थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय विधि का पिता कहा जाता है। यानी कि इनसे अगर एक कोई क्वेश्चन आने वाला है तो केवल और केवल यही क्वेश्चन बनेगा कि ग्रोशियस महोदय को अंतरराष्ट्रीय विधि का पिता कहा जाता है और ये प्राकृतिक विचारधारा से संबंधित व्यक्ति थे और इन्होंने सामाजिक संविदा का सिद्धांत देखें इन्होंने दिया। फिर आपके सिद्धांत है विधिक व्यक्तित्व से, यानी विधिक व्यक्तित्व से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके 5 सिद्धांत हैं और पांचों सिद्धांत आपको दिए जाते हैं और फिर उनको मैचिंग करने के लिए दिया जाता है। उनको मैचिंग करने के लिए तो कहीं ना कहीं वो सिद्धांत आपसे हमेशा गलत होते हैं या कहीं ना कहीं वो आपको याद नहीं होते। फिर आपने देखा यहाँ पे पहला जो सिद्धांत है विधिक व्यक्तित्व से, पहला सिद्धांत है कोष्ठक सिद्धांत। कोष्ठक सिद्धांत किस विशास्त्री ने दिया? तो कोष्ठक सिद्धांत इहरिंग ने दिया। अगर हम देखते हैं कि कोष्ठक सिद्धांत इहरिंग ने दिया, याद करने की ट्रिक से आपको देखना है कि इहरिंग यानी रिंग जो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिंग बनाते हैं जो सरिया का लोहे का, वो कहीं ना कहीं रिंग बनाते हैं और वो कोष्ठक की तरह बन जाता है। तो आपको कोष्ठक सिद्धांत या ब्रैकेट सिद्धांत किसने दिया? वो इहरिंग महोदय ने दिया। यानी कि हमें पढ़ने के समय कुछ अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा सोचना है जिससे कि हमें वो चीजें वो थ्योरी याद रहे। फिर यथार्थवादी सिद्धांत गियर्क महोदय ने दिया। यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत किस विशास्त्री ने दिया? गियर्क महोदय ने दिया। यथार्थ महोदय यानी कि जब हम कभी गाड़ी में गियर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं यथार्थ में लगाते हैं। तो आपको याद रखना है कि गाड़ी में गियर लगाने के हम यथार्थ में अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। तो गियर्क महोदय ने जो दिया था यथार्थवादी सिद्धांत, आप याद करने की ट्रिक से आप देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला हमारे साथ। हमने बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कहीं ना कहीं व्यवहार में हमने तैयार कर दिया है और आपको वो सारी जितनी भी चीजें हैं बहुत आसानी से याद होने वाली हैं। यानी यथार्थवादी सिद्धांत यानी यथार्थ में हम गियर लगाते हैं और गियर महोदय ने यथार्थवादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। फिर कल्पितार्थ का सिद्धांत किसने दिया? सामंत महोदय। यानी कल्पितार्थ सिद्धांत किसने दिया? तो सामंत महोदय। और कहीं ना कहीं जब आपके दिमाग में मंड बनने लगता है तो कुछ चीजें आपको अर्थ जो होता है कल्पितार्थ यानी कि उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। यानी कि जब आपके दिमाग में मंड बन जाता है यानी कि बुद्धि आपकी रुक जाती है तो कहीं ना कहीं आपको चीजें याद नहीं होती हैं। आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। कल्पितार्थ सिद्धांत सामंत महोदय ने दिया है। आपका पहला सिद्धांत कोष्ठक यानी रिंग बनी होती है कोष्ठक की। फिर आपने देखा यथार्थ में हम गियर लगाते हैं तो गियर महोदय। फिर हमने देखा कल्पितार्थ सिद्धांत यानी कि सामंत यानी कि हमारा दिमाग बंद हो जाता है, मंड हो जाता है, किस लिए? जब हमको किसी चीजों का अर्थ नहीं समझ में आता है। इस ट्रिक से आप याद करना है। प्रयोजन सिद्धांत ब्रिंच महोदय ने दिया। ब्रिंच महोदय ने प्रयोजन सिद्धांत दिया। और अब जब भी ब्रिंच महोदय ने प्रयोजन सिद्धांत देते हैं, जब हम कहीं पे बच जाते हैं यानी कि ब्रिंच को आप याद करेंगे बचने से। अगर आप कहीं ना कहीं किसी चीजों में बच जाते हैं तो बिना प्रयोजन के बच जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये ट्रिक आपकी है ब्रिंच यानी बचना, और बचते हैं आप बिना प्रयोजन के या प्रयोजन से भी बचते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिंच महोदय ने प्रयोजन सिद्धांत दिया। विधिक व्यक्तित्व से आपके 111% मैचिंग के पूछे ही जाते हैं और बार बार ये चीजें भूलती हैं कि कौन सा सिद्धांत किस विशास्त्री ने दिया। फिर आप देखते हैं रियायत सिद्धांत यानी सेवनी ने दिया। अब रियायत आपके साथ कौन करेगा? जिसकी आप सेवा करेंगे। तो सेवनी महोदय ने रियायत का सिद्धांत दिया। आपको याद हो गया कि आपने देखा कि कोष्ठक सिद्धांत इहरिंग महोदय ने दिया। फिर आपने देखा कि गियर्क महोदय ने यथार्थवादी सिद्धांत दिया यानी कि आप गियर यथार्थ में लगाते थे। फिर आपने देखा कि ब्रिंच महोदय ने आपको एक तरीके से देखा कि ब्रिंच महोदय ने प्रयोजन सिद्धांत दिया यानी बचते आप तभी हैं जब कोई प्रयोजन होता है। फिर आपने देखा कि कोई ना कोई जब आप किसी की सेवा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे रियायत बरतता है। तो आपको ये पांचों सिद्धांत कहीं ना कहीं मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी और ये पांचों सिद्धांत आपके याद हो गए होंगे। फिर आप देखते हैं इच्छा सिद्धांत और हित सिद्धांत। यानी इच्छा सिद्धांत और हित सिद्धांत ये अधिकार और दायित्व में आप जब पढ़ते हैं तब वहां पे ये थ्योरी मिलती है। और इच्छा सिद्धांत का जो प्रतिपादन है और हित सिद्धांत का प्रतिपादन है ये किसने किया? यानी हित सिद्धांत इहरिंग महोदय ने किया। यानी कि एक आपको यहां पे मिल जाएगा कि इहरिंग महोदय ने हित सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है। फिर आप देखते हैं
कि इच्छा सिद्धांत के कितने विश्वासशास्त्री थे, तो इच्छा सिद्धांत में बहुत सारे विश्वासशास्त्री थे। और वहां पे एक बार आपको पूछा जाता कि इच्छा सिद्धांत के कितने जो विश्वासशास्त्री हैं वो इसके समर्थन में थे। तो आपको वहां पे याद रखना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हीगल महोदय थे, होम्स महोदय थे, लाक महोदय थे, आइंस्टीन महोदय थे, हालाइंड महोदय थे, पोलक महोदय थे और पुस्ता महोदय थे। यानी कि एक तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ी एक श्रृंखला है जो सारे इच्छा सिद्धांत के समर्थन में थे। एक आपने देखा होम्स महोदय, हीगल महोदय, लाक महोदय, आइंस्टीन जी और हालाइंड, पोलक और पुस्ता महोदय, ये सारे विधशास्त्री इच्छा सिद्धांत के समर्थक थे। और एक विधशास्त्री अगर उसमें इहरिंग दिया होगा तो इसको आप बाहर कर लेंगे और इसको आप देखें हित सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो आपके सिद्धांत एक बार देख लिया आपने सभी, कहीं ना कहीं आपको सिद्धांत जो मैंने ट्रिक बताई जहां जहां पे वो आपको याद होंगे। और कहीं ना कहीं आप एक बार फिर से देख लिए कि वितरणात्मक सिद्धांत आपका अरस्तू ने दिया, दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत पोप ग्लेशियर महोदय ने दिया, समादेश का सिद्धांत जो समादेश का सिद्धांत है प्रथम जो बार इन्होंने समादेश का प्रयोग किया बेंथम महोदय ने, और व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग आइंस्टीन महोदय ने किया। अपने विधि का विशुद्ध सिद्धांत या शुद्ध सिद्धांत या वियना विचारा या मूल मानक किसने प्रतिपादित किया, तो हेल्स कैंसल ने प्रतिपादित किया। फिर आप देखते हैं कि उपयुक्तावाद का सिद्धांत बेंथम महोदय ने दिया, सुख दुख का सिद्धांत बेंथम महोदय ने दिया और डार्क क्लॉक की थ्योरी भी बेंथम महोदय ने दी। फिर आप देखते हैं कि परिस्थिति से संविदा की ओर सर हेनरी मैन ने दिया। सर हेनरी मैन ने समाज को दो वर्ग में बांटा, एक स्थिर समाज और एक प्रगतिशील समाज। इन्होंने विधि की तुलना की और विधि की तुलनात्मक किस विधशास्त्री ने अध्ययन किया, तो हेनरी मैन महोदय ने किया। फिर आप देखते हैं कि सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत आप सभी को पता है कि रास्कोपाउंड महोदय ने दिया। सामाजिक समयिकता का सिद्धांत, अन्योन्य आश्रितता का सिद्धांत डिग्वी महोदय ने दिया। विधि और नैतिकता की विधि और नैतिकता की व्याख्या किसने किया, एच.एल. हार्ट महोदय ने किया। हितों का सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत इहरिंग महोदय ने दिया और जीवित विधि का सिद्धांत इहरलिच महोदय ने दिया और लोक चेतना का सिद्धांत सेवनी महोदय ने दिया और घोषणात्मक सिद्धांत ब्लैकस्टोन महोदय ने दिया और दंड के 5 सिद्धांत और समवर्ती कब्जे का सिद्धांत सामंत महोदय ने प्रतिपादित किया। फिर आप देखते हैं कि प्राकृतिक विधि परिवर्तनशील अंतर्वस्तु का सिद्धांत स्टेबलर महोदय ने दिया। सामाजिक संविदा का सिद्धांत ग्रोशियर महोदय ने दिया। आपको यहां तक सारे सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। आप एक दो बार वीडियो देखें, आप स्पीड में देख लीजिए, लेकिन अगर आप इन सारे सिद्धांतों को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको 2 क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएंगे तो ये 4 नंबर आपके जूरिस्प्रूडेंस में 101% आज से पक्के हैं। बस इसको 1 से 2 बार देखना है। अब यूजीसी नेट, जुडिशरी, पीएचडी एंट्रेंस या आप एलएलएम के स्टूडेंट एलएलएम एंट्रेंस में देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे ये सिद्धांत 101% मिलना है और आपको ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। यूट्यूब पे आप ऐसी वीडियो बहुत कम मिलती है जो आपको इस तरीके से ट्रिक बताई जाए जूरिस्प्रूडेंस में। कोष्ठक सिद्धांत आपने पढ़ ही लिया कि इहरिंग ने दिया, यथार्थवादी सिद्धांत गियर्क महोदय ने दिया, कल्पितार्थ सिद्धांत सामंत महोदय ने दिया, प्रयोजन सिद्धांत ब्रिंच महोदय ने दिया, रियायत सिद्धांत सेवनी महोदय ने दिया। इच्छा सिद्धांत के आप समर्थक देख रहे हैं, हीगल महोदय थे, होम्स थे, लाक्स थे, आइंस्टीन थे, हालाइंड थे, पोलक थे और पुस्ता महोदय थे। हित सिद्धांत इहरिंग महोदय ने दिया। फिर आप देखते हैं कि विधिशास्त्र के भाग को किसने कितने बांटा, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने लगा है कि विधिशास्त्र को कितने भागों में किस विधिशास्त्री ने बांटा। 3-4 नाम है, बहुत आसानी से आपको याद होने वाले हैं, विश्वास करिए। अब देखिए कि आइंस्टीन महोदय ने जो विधिशास्त्र को बांटा, उन्होंने सामान्य और विशिष्ट विधिशास्त्र में बांटा। यानी कि विधिशास्त्र को उन्होंने भाग में जो बांटा, आइंस्टीन महोदय ने सामान्य और विशिष्ट विधिशास्त्र के रूप में बांटा विधिशास्त्र को। फिर सामंत महोदय को देखते हैं कि सामंत महोदय ने विधिशास्त्र को कितने भागों में बांटा, तो सामंत महोदय ने विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक 3 भागों में बांटा। एक तो विश्लेषणात्मक, एक ऐतिहासिक और एक नैतिक। यानी सामंत महोदय ने विधिशास्त्र को 3 भागों में बांटा, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक।
फिर एक स्टोन, जूलियस स्टोन महोदय हैं, इन्होंने भी वित्तशास्त्र को 3 भागों में बांटा। एक तो इन्होंने विश्लेषणात्मक वित्तशास्त्र के रूप में बांटा, एक इन्होंने क्रियात्मक वित्तशास्त्र के रूप में बांटा और एक न्याय के सिद्धांत के रूप में वित्तशास्त्र को बांटा। फिर आप देखते हैं कि बेंथम महोदय ने वित्तशास्त्र को व्याख्यात्मक और निर्माणात्मक 2 भागों में बांटा। यानी कि आपको यहां पे सिर्फ केवल और केवल 4 जो विभाजन है वित्तशास्त्र का, जो विधि का इन्होंने विभाजन किया है, तो कहीं ना कहीं आप आइंस्टीन, सामंट, जूलियस स्टोन और बेंथम, इन 4 लोगों का विभाजन भी एक बार देख के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये विभाजन से क्वेश्चन आएगा कि सामंट ने कितने भागों में बांटा, तो सामंट ने हमने देखा विश्लेषणात्मक वित्तशास्त्र के रूप में बांटा। फिर आप देखते हैं कि सामंट ने विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक भागों में बांटा। फिर आप देखते हैं कि जूलियस स्टोन महोदय ने विश्लेषणात्मक, क्रियात्मक और न्याय के सिद्धांत के रूप में वित्तशास्त्र को बांटा। आइंस्टीन विशिष्ट वित्तशास्त्र और सामान्य वित्तशास्त्र के रूप में वित्तशास्त्र के भाग को बांटा। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं जो आपका ये क्वेश्चन बनने वाला था, जो छूट जाता है कहीं ना कहीं आपसे पढ़ने से, वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, ये एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को जितना हो सके आप सपोर्ट करिए और वो सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों आपका वित्तशास्त्र ये हो गया। फिर आपका जो कल हमारी जो क्लास आपकी होगी, वो क्लास हमारी होगी वित्तशास्त्र की, और वित्तशास्त्र का जो तीसरा लेक्चर हमारा होने वाला है वो आपका होगा कि जो ये हमारे वित्तशास्त्र की जो एक तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे जो इसकी 5 शाखाएं हैं, यानी कि 5 स्कूल हैं, उनको देखेंगे कि प्राकृतिक विचारधारा आई, तो प्राकृतिक विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सी विचारधाराएं आपकी बनी। फिर आप वहां पे देखेंगे कि जो प्रतिक्रिया स्वरूप अगर विचारधाराएं आई तो फिर ऐसी क्या कमी रह गई तो आगे की विचारधाराएं आई। यानी कि आप देखते हैं कि आपकी फिर से विचारधारा आई और उस विचारधारा के आने के बाद भी जो 5वीं विचारधारा आपकी आई वो क्यों आई। तो आप कल ये देखेंगे कि प्राकृतिक विचारधारा, और प्राकृतिक विचारधारा के जनक कौन है, प्राकृतिक विचारधारा सबसे पहले कहां पे आई, रोम में आई, यूनान में आई या कहीं और पे आई, ये आप हमारी वीडियो में देखेंगे। फिर आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि प्राकृतिक विचारधारा जो है, यानी कि आपकी जो प्राकृतिक विचारधारा होगी, इस प्राकृतिक विचारधारा की प्रक्रिया स्वरूप आपकी कौन 2 विचारधाराएं हैं, इसके बारे में बात करूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐतिहासिक विचारधारा एक आई। फिर आप देखेंगे आपकी एक दूसरी विचारधारा है जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, और विश्लेषणात्मक विचारधारा और प्राकृतिक विचारधारा, इन दोनों में जो दोष थे उनको दूर करने के लिए आपकी जो विचारधारा आई, सामाजिक विचारधारा आई, और सामाजिक विचारधारा के बाद जो अंतिम विचारधारा आपकी जो थी वो यथार्थवादी विचारधारा थी। तो यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सारी विचारधाराओं के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इन विचारधाराओं में जितने भी वित्तशास्त्री होंगे उनका एक आपको क्रम मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता आपको यूट्यूब पे, उनका एक क्रम मिलेगा, और उनमें जो उनकी पुस्तकें होंगी उन वित्तशास्त्रियों के साथ बताया जाएगा। तो दोस्तों आप एक ये वीडियो मान के चलिए, ये 4 से 5 क्लासों में खत्म हो जाएंगे आपकी विचारधाराएं, और उसके बाद जो हम शुरू करेंगे आपकी जितने भी मेन टॉपिक हैं, और बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि मंडे से आपकी क्लास जो है एक क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की जरूर हम लें। तो दोस्तों जिस तरीके से आपका, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चाहते हैं तो आप जो क्या करेंगे, अगर एक तरीके से आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास ली जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपको रेगुलर एक क्लास कॉन्स्टिट्यूशन की भी शुरू हो जाएगी, और उसका लेवल यूजीसी नेट 1 डे एग्जाम, या आप जाएंगे जुडिशरी के किसी भी एग्जाम में, यहां तक कि यूपीएससी के एग्जाम में भी कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा, आप बैठते हैं तो वहां पे भी वो आपको हेल्प करेगी 101%। और दोस्तों आप सब लोगों ने मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक किया, पहली वीडियो को, और उसको इतना पसंद किया, तो उससे मोटिवेशन जो मिला उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।